अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। अब तक अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का देखा, यानी मासेस बिल्कुल अलग अलग थे। अब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस बॉडीज का देखेंगे, जैसे रोड हो गई, जैसे कि डिस्क हो गई, जैसे कि रिंग हो गई, जैसे कि स्पेयर हो गया, जैसे कि सिलेंडर हो गया, जैसे कि और कोई कंटिन्यूअस मास सिस्टम आ गया जिसमें मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये करने के लिए आपको थोड़ा सा पिछले चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास में अपन ने 3 टाइप की डेंसिटी कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए डिफाइन की थी, और वो क्या क्या थी आपको यदि याद आ रहा हो तो। लीनियर मास डेंसिटी, जिसे लेमडा से लिखा था, क्या होता था, छोटे से लेंथ में मास यदि डीएम है तो डीएम बाई डीएल जो है, छोटे से लेंथ को डीएल बोल दिया है, उसको अपन ने लीनियर मास डेंसिटी बोला था। और यदि कंटिन्यूअस वहां पर सिस्टम था और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, तो लीनियर मास डेंसिटी को अपन ने टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ यानी एम बाई एल भी बोला था। मैं रिवाइज करवा रहा हूं पीछे की चीजें। और दूसरी बात, यदि अपने पास जो है लीनियर मास डेंसिटी की बजाय दूसरा पार्ट आता था एरियल मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी। एरिया मास डेंसिटी में अपने पास था कि छोटे से एरिया में या जो एलिमेंटल एरिया था उसमें जितना मास था उसको डीएम से लिखा था, तो डीएम बाई डीए अपने पास एरियल मास डेंसिटी था या सरफेस मास डेंसिटी था। और यदि यूनिफॉर्म सिस्टम था, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, यानी हर जगह एरिया मास डेंसिटी सेम था, तो उसको अपन ने क्या लिख दिया था, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, टोटल सरफेस का एरिया। और तीसरा था अपने पास में वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी या बल्क मास डेंसिटी। वो क्या था, छोटे से वॉल्यूम में या एलिमेंटल वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है उसको डीएम बोल दिया था, तो डीएम अपॉन डीवी उसका जो वैल्यू था या वो जो डिफाइंड था वो क्या था अपने पास में, वॉल्यूम मास डेंसिटी। और उसका वैल्यू आप जानते हो, यदि बॉडी यूनिफॉर्म हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, यानी डेंसिटी हर जगह सेम हो, तो उसको आप m बाई वी लिख सकते हो। और इस केस में डेंसिटी को अपन ने रो भी लिखा था। तो यदि आपको ये चीजें वापस से रिकॉल हो गई हो तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और यहां पर पढ़ते हैं कंटिन्यूअस मास पार्टिकल सिस्टम। तो MOI फॉर कंटिन्यूअस मास पार्टिकल सिस्टम। इसमें सबसे पहला जो सिचुएशन लेते हैं या पहला जो केस लेते हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, रोड के लिए। रोड के लिए फिलहाल अपन जो है 2 एक्सिस के अबाउट पढ़ेंगे। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता होना जरूरी है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में यहाँ पर 2 टाइप की ले रहा हूं, आगे कोई सी भी आगे उसके लिए आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल 2 एक्सिस अपन ले रहे हैं। पहला अबाउट एन एक्सिस passing through its one end and perpendicular to the line of road। मैं यहां डायग्राम बना देता हूं। क्या बोला है, ये मान लो रोड है। अच्छा, क्वेश्चन में आपके पास रोड जो है थोड़ी सी थिक बनाई भी आ सकती है, लेकिन हमेशा इस बात को अपन जो है फोकस में रखते हैं कि रोड अपनी जो है बहुत पतली होगी। तो डायग्राम में यदि क्वेश्चन में आपके सामने थिक रोड बना रखी है तो अपने कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आप उसे जो है सिंपल एक लाइन बना सकते हो, बहुत ही थिन बना सकते हो। तो देखना, ये रोड है, मान लो मास m है, लेंथ l है, और यूनिफॉर्म रोड है। ये यूनिफॉर्म रोड के लिए पढ़ रहे हैं अभी, यानी उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी बराबर बराबर लेंथ में बराबर बराबर मास आएगा, क्योंकि इसका सारा मास लेंथ पर ही तो है बेटा। आप जानते हो यदि कल को इसके लिए अपने को डेंसिटी डिफाइन करने की जरूरत पड़ी तो डेंसिटी कौन सी आएगी, लेमडा, लीनियर मास डेंसिटी। क्यों, क्योंकि एक लाइन पर ही तो मास है। अब देख लेते हैं अपनी एक्सिस कहां पर है। एक्सिस इसके एक एंड से पास हो रही है और इस वाली रोड के परपेंडिकुलर है। बताओ ऐसी कितनी लाइन होंगी, इनफाइनाइट लाइन होगी। भाई ये मान लो रोड है अपनी, इस रोड के परपेंडिकुलर ये प्लेन है, इस प्लेन में कितनी लाइन होगी, इनफाइनाइट।
इस प्लेन में इधर भी लाइन ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, किधर भी ले सकते हो। और आप सिमेट्री से जानते भी हो कि उनमें से कोई भी लाइन के अबाउट रोटेट करो, चाहे इस वाली लाइन के अबाउट रोटेट करो इसे, चाहे इस वाली लाइन के अबाउट रोटेट करो, रोटेशन तो सेम सा ही आएगा वहां पे। ठीक है, चलो तो इसके अबाउट रोटेट यदि करें तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा कितना आएगा, कोशिश करते। कंटिन्यूअस मास पार्टिकल सिस्टम है तो आप सेंटर ऑफ मास से जानते हो कि आपको क्या करना है, यहां पर कोई ना कोई एलिमेंट लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अपन ने अभी तक पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। वो m की वो जो r होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस से। तो बताओ यहां तो हर जगह छोटे छोटे मास है, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि आप देखना चाहो तो सबकी अलग अलग है, अलग अलग है, तो अपने को एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो एलिमेंट लेते हैं। मैं मान लेता हूं यहां से कुछ x दूरी पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसका थिकनेस मैं मान लेता हूं, देखो इसी x के अलोंग ही तो है, तो x में छोटा सा चेंज करेंगे तो ये वाला लेंथ आ जाएगा, छोटा सा एलिमेंट आ जाएगा। डायग्राम में दिखाने के लिए बड़ा एलिमेंट बनाया लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा क्या। तो x में जो छोटा सा चेंज होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, उसे डेल्टा x से लिख सकते हो, लेकिन छोटा चेंज है तो किससे लिख सकते हो, उसे dx से लिख सकते हो। तो छोटा सा एलिमेंट अपन ने लिया है, ये अपना एलिमेंट है। इस एलिमेंट के लिए यदि मैं डेंसिटी देखूं तो डेंसिटी कौन सी होगी, लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। और लैम्डा जो आप जानते हो छोटे से एलिमेंट के लिए, छोटी सी लेंथ के लिए क्या आता है, dm/dl आता है क्या। dl क्या होता है, एलिमेंट का लेंथ, और dm क्या होता है, एलिमेंट का मास। एलिमेंट का लेंथ तो अपन ने यहां किससे लिया, dx से लिया, तो dm/dx। और यदि ये यूनिफॉर्म है तो आप जानते हो इस dm/dx की बजाय इसे और क्या लिख सकते हो, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ भी लिख सकते हो क्या। तो टोटल मास तो m है और टोटल लेंथ l है, तो m/l से भी इसे लिख सकते हैं। तो यहां से समझ आया कि ये जो एलिमेंट का छोटा सा मास है, कभी जरूरत पड़ी तो क्या लिख सकते हैं इसे, m/l इंटू dx। आज तो अपन यूनिफॉर्म क्वेश्चन कर रहे हैं, कल को नॉन यूनिफॉर्म आया तो क्या फर्क पड़ेगा, इस लैम्डा का वैल्यू हर जगह चेंज होगा। उस केस में इसे m/l अपन नहीं लिख पाएंगे, और उस केस में लैम्डा का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो kx दे रखा, उसे यहां पर पुट कर देंगे और dm वहां से आ जाएगा क्या, तब ये नहीं लिख पाएंगे, m/l नहीं लिख पाएंगे। आज अपन m/l लिख पा रहे क्योंकि ये यूनिफॉर्म है क्या। चलो तो ये जो छोटा सा एलिमेंट आया है बहुत छोटा सा है बेटा, डायग्राम में इसे जो है बड़ी लेंथ से दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में x में छोटा चेंज है, बहुत छोटा चेंज है, तो इसको आप एक पॉइंट की तरह मान सकते हो क्या। और उस पॉइंट को इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, कितनी है, x है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि मैं लिखना चाहूं तो बताओ, ये तो एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल को i से लिखा है, तो एलिमेंट के लिए अपन चीजें किसका यूज करते हैं, d का, तो di से लिख दे। di कितना आ जाएगा, इसका मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर x है क्या, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि अपने को चाहिए तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, जैसे ये यहाँ पर आए, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर भी आएगा, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर भी आएगा, इस रोड में यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। इन सब के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और इनका क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों कर रहे, डायरेक्ट क्यों जोड़ रहे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। वेक्टर क्वांटिटी में जोड़ते टाइम ध्यान रखना होता है कि उनके कंपोनेंट भी करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ इंटीग्रेशन डी करेंगे तो इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मास भी वेरी कर सकता है और x भी वेरी कर रहा है, तो दो चीजें वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। तो dm का वैल्यू पुट करना पड़ेगा अपने को x की टर्म में, तो dm का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा, m/l इंटू एक्स dx इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर ले लो, हर एलिमेंट के लिए जो सेम आ रहे हैं, हर एलिमेंट के लिए m/l सेम आएगा, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर dx। x का लिमिट लगाना है कहां से कहां तक, पहला एलिमेंट यहां पर आएगा यानी 0 पर आएगा और लास्ट वाला यहां पर आएगा, उसकी डिस्टेंस यहां से कितनी रहेगी, रोड की लेंथ के बराबर यानी l रहेगी क्या। तो लिमिट कहां से कहां तक लगाना है, 0 से l, तो m/l
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन यानी एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा क्या। लिमिट 0 से एल रखेंगे तो कितना आ जाएगा एम बाई एल एल क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो तो 0 है, एल से एल कैंसिल आउट यानी कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। यहां पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, ये आपको याद भी रखना है। जैसे सेंटर ऑफ मास में आपने याद रखा था कि सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, यहां सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, यहां ये वैल्यू याद कर ली वो नहीं चलेगा, यहां साथ में ये भी याद होना चाहिए कि वो जो है कौन सी एक्सिस के अबाउट आया है, क्योंकि आप जानते हो हर एक एक्सिस के अबाउट अलग अलग वैल्यू आ सकता है। तो ये जो एम एल स्क्वायर बाई 3 आया है ये इस रोड के एक एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट आया है और वो उस रोड के कैसी है, परपेंडिकुलर है। ये भी अलग अलग एंगल पर हो सकती है लेकिन कैसी है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात। चलो इसके दूसरे पार्ट पर अपन बढ़ते हैं रोड के लिए। my moment of inertia of rod about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the road। रोड के परपेंडिकुलर है। देखो डायग्राम बनाए तो कैसा बन जाएगा, ये रोड है, आप जानते हो इसका मास कितना है m है और लेंथ कितना है l है, और ये रोड कैसी है, यूनिफॉर्म है क्या, यानी इसका जो डेंसिटी आएगा, जो लेमडा आएगा, जो लीनियर मास डेंसिटी आएगा वो हर जगह सेम आएगा। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। अपन जानते हैं यूनिफॉर्म रोड है तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी यहां से भी l/2 डिस्टेंस पर और इधर से भी l/2 डिस्टेंस पर। इस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए और रोड के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस वाली एक्सिस के अबाउट यदि रोटेट करे तो अपने को जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, कितना आएगा, करे सोल्व, कैसे करे, वही एलिमेंट लेना पड़ेगा बेटा। तो मैं यहां से x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं जिसका लेंथ मान लेता हूं कितना है, x में छोटा सा चेंज जो कि dx से लिख सकते हैं क्या। इस छोटे से एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि लिखे तो उसको di से लिख देता हूं। di कितना आएगा, इसका मास, एलिमेंट का मास अपन dm से लिखते हैं इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा x और इसका इंटीग्रेशन। dm लिखना है अपने को तो मास डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। यहां पर सेंटर ऑफ मास में भी ऐसा ही होता था, मास डेंसिटी यहां पर लेमडा है, लेमडा क्या होगा dm अपॉन एलिमेंट का मास अपॉन एलिमेंट का लेंथ। एलिमेंट का लेंथ कितना है यहाँ पे, dx है क्या, इक्वल टू, यदि ये यूनिफॉर्म है तो इसे किसके बराबर कर सकते हैं, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है। वैल्यू पुट कर देते हैं, dm कितना आ जाएगा m/l इंटू dx, ये तो dm आ गया इंटू एक्स स्क्वायर। हर एलिमेंट के लिए जो वैल्यू कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं, यानी m/l को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर dx। x की लिमिट अपने को पुट करनी है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने शायद आ रहा है इस चैप्टर में, जिसमें आपको जो है लिमिट का बड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आपने जो x लिया है इस वाली एक्सिस से राइट साइड में जो डिस्टेंस है, इस एक्सिस से राइट साइड में जो डिस्टेंस है उसको x लिया है, लेकिन अपन जानते हैं अपना जो पहला एलिमेंट आएगा वो तो यहां पर आएगा क्या, तो वो तो किधर रह जाएगा, इससे लेफ्ट साइड में रह जाएगा क्या। तो आपने राइट साइड की डिस्टेंस को x माना है तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी क्या। और बताओ पहला एलिमेंट कितनी दूरी पर, यहां से -l/2 डिस्टेंस हो जाएगी क्या। डिस्टेंस तो प्लस ही होती है लेकिन यहां जो x का वैल्यू रखना है वो माइनस का होगा क्या बेटा, क्लियर है क्या। तो -l/2 और लास्ट वाला एलिमेंट यहां पर आएगा। देखो यहां बीच के सारे एलिमेंट कवर करते करते जो है लास्ट में यहां आएंगे, जोड़ ही तो रहे, तो शुरू वाला लिखना है लास्ट वाला लिखना है, बाकी बीच वाले सारे जुड़ जाएंगे। तो -l/2 से +l/2 तक सारे जुड़ जाएंगे। m/l यहां पर बाहर आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो एक्स क्यूब बाई 3 होता है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है। लिमिट यहाँ पर -l/2 से +l/2 रखनी है। जो इसको 3 को बाहर ले लेते हैं तो m/3l बाहर आ गया। यहाँ पे एक्स क्यूब में अपन वैल्यू यदि पुट करें तो l/2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, l³/8 माइनस l/2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -l³/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m/3l, ये आपके पास आ जाएगा 2l³/8। ये 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो आपके पास ml² बाई कितना आ गया 4 × 3 12 है। ये भी आपको याद रखना है बेटा कि रोड के लिए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और रोड के परपेंडिकुलर एक्सिस, रोड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और कोई एंगल पर हुआ तो फिर से डेरिवेशन करना पड़ेगा। अच्छा सोचो यूनिफॉर्म की बजाय नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो उस केस में इसे m/l नहीं लिख पाएंगे। जो क्वेश्चन में लेमडा दिया रहेगा कि वो कैसे चेंज हो रहा है वो पुट करना है और उसके हिसाब से dm लिखना है, और तरीका सेम यही रहेगा। क्लियर है? मैं चाहता हूं कि क्या इसे अपन कोई और तरीके से भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखना, इस रोड को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। ये हिस्से की लेंथ कितनी होगी, l/2, ये इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है क्या, और दूसरा हिस्सा ये वाला हो जाएगा। अच्छा l/2 लेंथ का जो हिस्सा है इसका मास कितना है, m/2। तो इस हिस्से को यदि मैं AB बोल दूं, इसको C बोल दूं, तो इस AB रोड के लिए देखना, पूरी रोड के लिए तो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और रोड के परपेंडिकुलर है, लेकिन सिर्फ AB पार्ट को यदि मैं देखूं तो बताओ उसके लिए एक्सिस उसके एक एंड A से पास हो रही है और उसके कैसी है, परपेंडिकुलर। तो उसके लिए अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ही पार्ट में लिख लिया था क्या, कितना आया था, ml²/3 आया था क्या। तो बताओ इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यदि लिखना है मेरे को, तो बताओ इस वाले आधे पार्ट के लिए अलग से लिख देते हैं, कितना आएगा ml²/3। m कितना है m/2, l कितना है l/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। आधा पार्ट तो लिख दिया क्या, आधा पार्ट जो अपन ने लिखा है उसका मतलब क्या है, अपन ने समीशन mr² का सम किया है, जितने भी पॉइंट्स थे उनके लिए समीशन mr² लिखा है, mr² के सम को जोड़ा है। लेकिन पूरी रोड के लिए लिखना है तो mr² का सम सब जगह करना है क्या, तो आधे पार्ट के लिए तो कर दिया, दूसरे आधे पार्ट के लिए और कर दे, सम ही तो करना है बेटा। तो बताओ इनको अलग से जोड़ दिया और जो दूसरा आधा पार्ट बचा उनको अलग से जोड़ देते। कैसे जोड़े, उसको भी अपन जानते हैं। उस रोड के लिए भी, उस आधे पार्ट के लिए भी जिसका लेंथ कितना है l/2 है और मास कितना है m/2 है, ये उसके एक एंड A से पास हो रही है और उस रोड के परपेंडिकुलर है क्या, तो उसके लिए भी कितना आएगा ml²/3 आएगा क्या। m कितना है m/2, l कितना है l/2 का स्क्वायर अपॉन 3। इन्हें आप जोड़कर देखो कितना आ जाएगा, ये ml² अपॉन 8 24 और इसको जोड़ेंगे तो इंटू 2, तो ml²/12 आ गया ये, तो ये भी वही आया। अब कई बच्चों के कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर ये तो ठीक है, ऐसी रोड दिख गई अपने को तो अपन इसे कितना लिख देंगे, ml²/3 लिख देंगे, बट सर ये जो दूसरा AC पार्ट है वो तो ऐसा दिख रहा है, इसके लिए ml²/3 कैसे हो गया, ये तो दिखने में अलग दिख रहा है। हाँ बेटा, इससे कोई फर्क ना पड़ता, एक्चुअल में जो है रोड को आप किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो उससे उसके मासेज की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ऊपर वैल्यू डिपेंड करती है। तो बताओ मासेज का जो डिस्टेंस है इस वाली एक्सिस से वो तो इसके लिए भी वैसा ही आएगा और इसके लिए भी वैसा ही आएगा क्या, ना सर इसके लिए पॉजिटिव लेंगे तो इसके लिए तो नेगेटिव हो जाएगा। अरे बेटा स्क्वायर हो रहा है ना, तो चीजों में इतना पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, समझ गए इस बात को।